अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मौजूदा सियासी तसादुम के माहौल में मुतादिद सियासी अकाबरीन सियासी मफाहमत और बैनुल जमाती इश्तराकी अमल की तजवीज़ देते रहे हैं, लेकिन माजी में किसी सियासी जमात की तरफ से इस बारे में खुलकर बात नहीं की गई थी। लेकिन अब कुछ अरसे से सदर आरिफ अलवी और सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी मफाहमत कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सियासी हालात, नवाज शरीफ की वापसी और मीनार पाकिस्तान पर दिया गया बयानिया, मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयानात और मुलाकातें, ये सब वो कड़ियाँ हैं जो मुस्तकबिल के मंजरनामे में मफाहमती खबरों को मजबूत कर रही हैं। गुज़श्ता रोज़ अहम मुलाकातें हुई। एक मुलाकात में मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना फजलुर रहमान से ये मुलाकात, और मोहम्मद अली दुरानी की दूसरी तरफ जो मुलाकात है वो कुछ और सियासी अकाबरीन से, फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मोहम्मद अली दुरानी और PDM सरबराह के दरमियान होने वाली मुलाकात के बारे में जो एलामिया जारी किया गया, उसमें तो ये बताया गया कि मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत की और मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, आइंदा के इंतखाबात समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। लेकिन ये असल कहानी नहीं है। इतलात है कि इस मुलाकात में सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी से कौमी मफाहमत के एजेंडे पर किरदार की हामी भरी है। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में सियासी जमातों में राब्तों और मफाहमती एजेंडे पर इत्तफाक़ राय पर काम होगा। कौमी मफाहमत के एजेंडे पर मुशावरत के लिए PTI से बातचीत का भी इम्कान है, और PTI पहले ही कौमी मफाहमत के एजेंडे पर इत्तफाक कर चुकी है। ये खबर इसलिए भी सच महसूस होती है कि कुछ रोज़ से मौलाना सबसे अलग ही चल रहे हैं। वो पहले भी मफाहमत को तक़वियत देने वाले बयानात दे चुके हैं। एक बयान में उनका यह कहना कि सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करनी चाहिए मानी खेज था, जबकि इससे पहले दिए गए बयान में वो तहरीक इंसाफ के हक़ में इशारों के नायों में वाज़ेह मौक़िफ़ देते हुए कह चुके हैं कि अगर ये मुकाबिल बंद हुआ तो मुकाबला कैसा है, जिसके बाद भी सब हैरान हुए थे कि मौलाना ये क्या कह रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या मौलाना चेयरमैन PTI को इंतखाबात से कबल जेल से रिहा कराने की बात कर रहे हैं? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दे रहे हैं कि चेयरमैन PTI अगर जेल में होंगे तो शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है? दूसरी जानिब इस मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मौलाना सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी, डॉक्टर आसिम हुसैन भी मौजूद थे, और इस मुलाकात को भी इस तनाजुर में देखा जा रहा है। और पीपल्स पार्टी भी बहुत पहले से ही सियासी गुंजाइश और मफाहमत की बातें करती रही है। हालिया दिनों में खुर्शीद शाह, शेरी रहमान समेत पीपल के दीगर अकाबरीन मफाहमत की बात करते दिखाई देता है। दूसरी जानिब मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ की तकरीर को अहम समझा जा रहा है। इस तकरीर में उन्होंने तमाम अंदाजों को गलत साबित करते हुए ना ही इंतकाम और ना ही एहतसाब की बात की है, बल्कि उन्होंने सबको साथ लेकर चलने और मफाहमत की बात की है। जिसके बाद साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी नवाज शरीफ की तकरीर की तस्दीक की और बताया कि वो PTI के साथ मफाहमाना रवैये के बारे में रहे हैं। अलबत्ता साने 9 मई में मुलव्वस लोगों से कोई बात नहीं होगी। दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। सदर आरिफ अलवी भी कुछ अरसे से सियासी मंजरनामे पर बहुत ज्यादा मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। वो इमरान खान और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मसालियत के ख़्वाह हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी कोशिशों के मस्बत नताइज बरामद होंगे। तहरीक इंसाफ के वफ़द ने पिछले दिनों असद कैसर की क़यादत में पहले सदर और बाद में मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात की, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट और जमहूरियत के खिलाफ सियासत ना करने पर इत्तफाक किया गया। यहाँ एक तासुर ये भी है कि सानिया 9 मई के बाद PTI के 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। एक वो लोग हैं जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं और फ़रार हैं या कैद हैं, इनके लिए मज़ीद सियासत करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी वो लोग हैं जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस नहीं हैं, कैद नहीं हैं, उन पर कोई ख़ास केस भी नहीं है, वो सियासत कर सकते हैं। वो सियासत करने के लिए मफाहमत की बात कर रहे हैं। ये ग्रुप सदर आरिफ अलवी को मफाहमत के लिए कह रहा है। इसके अलावा PTI का ये मफाहमती ग्रुप पार्टी की टूट फूट से भी सख्त परेशान है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर रूपोश रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके लिए कोशिशें जो पार्टी को मज़ीद तितर बितर होने से बचाने के लिए की जा रही है। अभी गुज़श्ता रोज़ी मर्द सियासी रहनुमाओं के बाद 3 ख़वातीन रहनुमाओं ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की है। रास्ते जुदा करने वाली इन ख़वातीन रहनुमाओं में PTI की साबिका रुकन कौमी असम्बली अंदलीब अब्बास, साबिका MPA सादिया सुहेल और सुमेरा अहमद शामिल हैं। इन ख़वातीन रहनुमाओं में अंदलीब अब्बास वो रहनुमा है जो सानिया 9 मई में उसी गाड़ी पर सवार थी जिसमें मारूफ डिज़ाइनर खतीजा शाह भी मौजूद थी, और इनके साथ ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मर्द रहनुमा जो साबिक सूबाई वज़ीर रहे हैं मुराद रास, वो भी मौजूद थे। खैर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के बाद अब इन पर कोई ऐसा चार्ज नहीं है। इस सारे सियासी मंजरनामे के अंदर इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल तो दिया हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम ये लग रहा है कि इंतखाबात में नहीं होंगे, लेकिन वो उम्मीदें भी बांधे हुए हैं
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस है, शायद सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से इंतखाबात हो। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, इस मामले पर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सियासी हालात इंतखाबात के लिए मौजू है? मैं समझता हूँ जी कि इंतखाबात के लिए ही मौजू है, और तो किसी चीज के लिए ये मौजू है ही नहीं, और ना ही हम मुतहम्मिल हो सकते हैं किसी और चीज के। अगर सियासी हालात इंतखाबात के लिए मौजू है तो फिर पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा क्यों कर रही है? नहीं, आप का क्या मतलब है मौजू से हालात? मौजू से मुराद ये है कि सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अभी जो हालात है, जो सूरत हाल है, वो सूट करती है, मुनासिब है, लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर है कि इंतखाबात हो सके? देखिए, इंतखाबात होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड भी होनी चाहिए। अगर वो नहीं भी होती तो क्या उसका मतलब है कि इस बहाने उनको इंतखाबात से भागने दें? हम इंतखाबात भी करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो। हम हर सतह पे मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। पहले भी हमेशा हमारे साथ तो ये होता रहा है, कभी भी हमें इस किस्म का हालात और माहौल मुयस्सर नहीं हुआ कि हम आज़ादाना जो है वो इलेक्शन कैंपेन कर सकें। हमारे तो जलसों में धमाके भी होते हैं, हमें तो थ्रेट्स भी होती हैं, हमें तो रोका भी जाता है, हमारे तो साबिक वज़ीर आज़म के बेटे भी अगवा हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें होते हुए भी हमने इलेक्शन से तो कभी भागने की कोशिश नहीं की। इलेक्शन ही हमारी मंजिल है। पार्लियामान में अच्छा हम हसन इलेक्शन साहब, के मेरा बड़ा अलावा सादा सा सवाल है सर। आज पीपल्स पार्टी को बहुत रिजर्वेशंस है कि किसी खास पर्टिकुलर पार्टी के साथ बहुत फेवर की जा रही है, तो पीपल्स पार्टी को उस वक्त रिजर्वेशंस क्यों नहीं थे जब उसी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत को बलूचिस्तान में गिराया गया था, फिर अपना चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने के लिए सेनेट इलेक्शंस के अंदर जोड़ तोड़ हुआ था, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने तहफुजात का इजहार क्यों नहीं किया? देखें, आप दो चीजें कह रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर हमने कोई गैर आईनी तरीके से नहीं किया। मेजॉरिटी हुई, वहाँ चेंज आ गई। उसमें अब हम क्या कह सकते हैं? बलूचिस्तान के अंदर क्या सियासत हमेशा ऐसे नहीं रही? वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने क्या तो ज्यादती आपने भी करी? पॉलिटिकली कैपिटलाइज किया ना बलूचिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स को। नहीं, ऐसे नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर हमेशा जो है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की जो इंटरफेरेंस है वो बड़ी कम है। वहाँ पे आज भी जो है वो फ्यूडल्स जो है वो इलेक्शन लड़ते भी हैं, जीतते भी हैं, और वहाँ पे बिल्कुल मुख्तलिफ है जिनकी हालात। इंटरफेरेंस है वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन में, उनकी इंटरफेरेंस से, उनकी सहूलतकारी से हुकूमत गिरा ली पीपल्स पार्टी ने। फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस के अंदर जो जोड़ तोड़ हुआ, फ्लोर क्रॉसिंग हुई, वो भी हुआ सर। तो मैं तो सिर्फ ये कह नहीं, रहा हूं कि वो हमारे पीपल्स खिलाफ पार्टी भी मेरे तो ख्याल से बेनिफिटेड रही है ना सर। नहीं। हम कब रहे हैं बेनिफिशरी उसके? हम तो नहीं रहे। हम तो सेनेट के अंदर भी, अगर उन्हीं कुव्वतों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो तो सेनेट के अंदर भी हमारे खिलाफ थी। उन्होंने तो हमारे खिलाफ वोट किया था। इसके पीटीआई को बावजूद सपोर्ट किया था उन्होंने। सादिक सजरानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब करा लिया था आपने। सादिक संजरानी को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराया है। सर वो फर्स्ट टाइम तो नहीं हुए, उससे पहले भी चेयरमैन नहीं, सेनेट मुंतखब हुए थे। नहीं, उससे पहले देखें, सियासत है ना, कभी हालात जी किसी तरफ होते हैं, कभी किसी तरफ होते हैं। हमने कोई फ्लोर क्रॉसिंग या वो तो नहीं की। हमने वोट किया, वो जीत सर गया। यही तो हमने मैं कह रहा हूं सर कि आज हालात उस तरफ है तो पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशंस हैं। अब लेवल प्लेइंग नहीं, फील्ड आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए। आप हालात को और तरीके से ले रहे हैं। आप शायद उसको आपको शायद कोई और गुस्सा हो पीपल्स पार्टी से, वो इस तरह तो निकाले। ये ना कहा जाए कि पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है, पीपल्स पार्टी के लोगों के हलकों में डेवलपमेंट नहीं हो रही, दूसरे हलकों में इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर भी डेवलपमेंट हो रही है। अब आप उसको उठा के ले दें आसिफ और साहब फिर बलूचिस्तान से मिला दें। लेवल प्लेइंग फील्ड आप क्रिएट उसको करने के सेनेट लिए से मिला दें। लेवल वो समझ से बालातर है। सर ये ग्राउंड रियलिटीज है आजम मिर्जा साहब, ये रियलिटीज है ना। आज पीपल्स पार्टी को गुस्सा इस बात का है कि एक पर्टिकुलर, और ये जाहिर है हक बजानिब होगी आप इस रिजर्वेशन में। मैं तो ये कह रहा हूं कि लेवल मुझे बड़ी प्लेइंग फील्ड खुशी अगर एट दिस हुई है। पॉइंट इन टाइम नहीं है तो मुझे लेवल बड़ी प्लेइंग खुशी फील्ड हुई है। कैसे क्रिएट होगी फिर? मुझे बड़ी खुशी हुई है कि चलो आपके मुंह से भी ये तो सुना कि यार ये पीपल्स पार्टी के साथ अच्छा हो रहा है। हमें तो खुशी होती है जब कोई जर्नलिस्ट ये बात कह रहा हो ना कि यार पीपल्स पार्टी के साथ ठीक हो रहा है। मैंने कतई ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। के साथ ये मैंने हो रहा है, बिल्कुल ये नहीं हो रहा है। कहा।
असद साहब, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कतन ये नहीं कहा, आप रिकॉर्डिंग उठा के देख लें कि पीपल्स पार्टी के साथ ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा होगा। रिकॉर्डिंग अगर मेरे एंड पे होनी होती ना तो मैं जरूर रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाता। आप यही फरमा रहे हैं कि सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी ने किया, मुझे समझ नहीं आती कि हमने क्या किया, हमने वो इलेक्शन लूज किया। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ थी, पीटीआई को सपोर्ट किया, सादिक संजरानी वहां जीता। सादिक यहाँ पर आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सादिक लेवल संजरानी पे की बात कर रही है। सेकंड टाइम पीटीआई दौर में चेयरमैन सेनेट हुए, उससे पहले आपकी वसातत से, आपकी सपोर्ट से वो तो चेयरमैन सेनेट हमने हुए वोट थे सर। किए थे तो जीते थे ना, हमने वोट किया उनको, इसमें कौन सी, क्या सादिक संजरानी को वोट देना गलत है? जोड़ तोड़ की सियासत है ना सर, नहीं, वोट ना होने के बावजूद जब बंदे फ्लोर क्रॉस करते हैं जोड़ तोड़ तो वो किसी की वजह से सियासत करते हैं। का मोदी, अगर पीपल्स पार्टी जो है वो कोई फ्लोर क्रॉस करके उधर जाता, हुआ ना सर। जब एक पार्टी का फैसला था कि वोट हमने सादिक संजरानी को देना है, हम नहीं सर करते फ्लोर नून लीग क्रॉसिंग को हुई वोट, ना हम सर। नून लीग को वोट नहीं करते। आसिफ साहब, तो मुझे इसका मतलब सर है कि मुझे हमने बताएं वो कि गलत लेवल किया। प्लेइंग फील्ड कैसे क्रिएट होगी? मुतालबा तो है आपका, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, कैसे होगी सर? मैं समझता हूं कि जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि गैर जानिबदाराना जो है वो इलेक्शंस हो। 90 डेज में इलेक्शन होने थे, क्यों नहीं हुए? क्यों एक जमात को उस पे ये सवाल तो मुझे आपसे फैसिलिटेट करना चाहिए ना सर। इलेक्शन को डिले किया? वो लेवल प्लेइंग फील्ड, वो कहते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए थे, नहीं हुए, तो सर क्यों ये नहीं सवाल हुए? तो मैं आपसे करता हूं ना सर, कि जाते जाते मेरे से आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से जो डीलिमिटेशंस वाला मामला उठाया और उसके बाद पीपल्स हाँ, पार्टी ने रास्ता दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि 90 रोज आप की टाइम लिमिट से आगे निकल जाए। आप रिकॉर्डिंग्स पे बड़ा यकीन रखते हैं ना, आप रिकॉर्डिंग निकलवा के देखें जिसमें एक दिन भी इलेक्शन डिले होने की पीपल्स पार्टी ने हिमायत की हो सीसीआई के अंदर। हमने तो मुबारकबादें दी उनको, उन्होंने हमें मुबारकबादें दी कि जी, एहसन इकबाल साहब ने कहा जी बिल्कुल अब तो कोई इस पे आइन में तरमीम की जरूरत भी नहीं है, और ये अब वही जो रिजल्ट्स हैं मर्दमशुमारी के, उसमें कोई खास फर्क भी नहीं है, और इलेक्शंस जो है वो अपने टाइम पे क्या होंगे। चीफ मिनिस्टर सिंध ने वोट नहीं दिया था सर? एक जगह तो ये बता दे कि जहां पे इलेक्शन डिले होने की सीसीआई बात हुई हो, काउंसिल ऑफ और कॉमन पीपल्स इंटरेस्ट के पार्टी इजलास में ने चीफ मिनिस्टर सिंध ने वोट नहीं दिया था वोट दिया था। वोट देने का क्या मकसद है? कि डीलिमिटेशंस नहीं होंगी? ये किसने कहा है? यही तो मैं कह रहा हूं कि ये चीज ला के दिखा दे, तो आप तो रिकॉर्डिंग को बड़ा बिलीव सर, करते हैं ना। इलेक्शन कमीशन आप ऑफ अपने पाकिस्तान प्रोग्राम में ये चीज ला के दे दें जी कि डीलिमिटेशंस जो हैं वो जरूरी हैं और उसकी वजह से इलेक्शन लेट होगा। अगर ये बात हुई हो, इस पे वोटिंग हुई हो, तो ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसी ग्राउंड के ऊपर तो इलेक्शंस को डिले करने का मुताहमिल हुआ है ना कि डीलिमिटेशंस होंगी। सर, आप इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन ना बने, आप एंकर है, आप उनको बुला ले, उनका कोई बंदा ये मौकफ पेश करे, या तो आप उनका मौकफ पेश कर रहे हैं। इलेक्शन मैं कह रहा हूं मेरा भाई, वो गलत कह रहे हैं। अच्छा। ये बात इस तरह नहीं है। चले, अब तो 90 रोज की लिमिट से ऊपर हो गया ना सर, जैसे भी था पीपल्स पार्टी का उसमें क्या रूल रहा, अब तो 90 रोज से आगे बात निकल गई। यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कह रहा है। आप क्यों इस चक्कर में पड़े हुए हैं? अच्छा टाइम गुजर रहा है, हम तो इंतखाबात मांग रहे हैं सर, हम तो इंतखाबात मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उससे आगे निकल के वो इलेक्टेड मैंडेट होना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये मुतालबा हमारा भी है। पीपल्स पार्टी मांग रही है, वो तो एक पीपल्स पार्टी मांग रही है कि इंतखाबात। तो जब हम आपकी आवाज में आवाज मिला रहे हैं तो आपको, आप कह रहे हैं कि आपको किस चीज की फिक्र लाहक है? अगर हम आपके साथ हम आवाज हो रहे हैं, अगर आप नियत के साथ आवाज मिलाई होती तो इलेक्शन हो ना जाता, और कोई तीसरी कुव्वत ही नहीं है। कितने नादाएं के शोलों को हवा देते हैं। हसन मुर्जा साहब, ये फरमाइए सर कि कौमी मफामती एजेंडे पर कोई अब काम हो रहा है कि इलेक्शन से पहले पहले बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके जो मामलात है कम अज कम इलेक्शन फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जाए? कौमी मफामती एजेंडे पर अमल दरामद कर रही है पीपल्स पार्टी? हम तो कौमी यकजहती के एजेंडे पे हमेशा बात करते हैं, हम हमेशा डायलॉग का रास्ता खोलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारहा कह चुकी है कि 9 मई जैसे वाकयात और दीगर ऐसे वाकयात जिसमें इंतहा पसंदी और शरपसंदी हो, उन लोगों के अलावा सबको सियासत करने का हक होना चाहिए। सब लोगों को पाकिस्तान के अंदर एक जैसा माहौल होना चाहिए। किसी भी सियासी जमात को, किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को दीवार से नहीं लगाना चाहिए। हम मियाँ साहब बाहर थे, उनके लिए भी दुआ गो थे और बारहा कह चुके थे कि उनको मुल्क में आना चाहिए। उनका जो आईनी और कानूनी और सियासी किरदार है वो यकीनन होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर।
हम तहरीक इंसाफ के लिए भी यही जज्बात रखते हैं, मां सिवाय चंद उन लोगों के जो शरपसंदी की और इंतहा पसंदी की सियासत करते हैं, वो बिल्कुल करें। बाकी लोगों को सियासत करने का हक होना तो चाहिए। चेयरमैन तहरीक ये हमारी इंसाफ को या गलती जो तो नहीं है। 9 मई के लोग हैं, आपकी नजर में उनको माफी मिल सकती है? उनको माफी देनी भी नहीं चाहिए। वो इंतहा पसंद है, वो इंतहा पसंदी करते रहे हैं। जो जो उसमें मुलव्वस है उसको सजा होनी चाहिए। जो उसमें मुलव्वस नहीं है, जो सियासी कारकुन है, ये हमारी गलती तो नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ऐसी पार्टियां बनाती है, कन्वेंशन लीग जैसी, काफ लीग जैसी, पीटीआई जैसी जमातें बनाती है, और जब वो जिन बोतल से बाहर आ जाता है तो फिर सियासी कारकुनों को तो फिर ये जो मुलाकातें हो रही हैं सर, ये मोहम्मद अली दुरानी साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान से मिले, मौलाना फजलुर रहमान आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करें, इन मुलाकातों का एजेंडा क्या है? क्या और फिर इवन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ऑन बोर्ड हों, तो क्या कहीं को माफ़ी तलाफ़ी की बात भी हो रही है? देखिए, मैं नहीं समझता कि मोहम्मद अली दुरानी साहब इतनी कद्दावर शख्सियत हैं कि वो कोई इसमें अपना किरदार अदा कर सकें। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारी कौम जानती है कि वो किस एंड पे वो बात हो सकती है और मुअस्सर हो सकती है। वो मोहम्मद अली दुरानी के बस से बड़ी ऊंची बात है। एक न्यूसेंस वैल्यू पैदा करने की, क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। लास्टली हसन मुर्तज़ा साहब 2024 में इंतखाबात होते देख रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात होंगे और पीपल्स पार्टी इस पे पूरा अपना जो असर रसूख और जोर है, एक आईनी और कानूनी हदूद के अंदर रहते हुए वो तमाम ऑप्शन एग्जॉस्ट करेगी, चाहे हमें अदालत जाना पड़े, हम इलेक्शन को यकीनी बनाएं। अवाम को अरसे दराज से ये बताया जा रहा है कि नैब का इदारा कौमी दौलत को महफूज लुटेरों से लूटी दौलत निकलवाने के लिए बेहतरीन इदारा है। तहरीक इंसाफ के दौर में तो ये इदारा बड़ी बड़ी पोस्ट और इश्तहारात के जरिए भी अपने कारनामे गिनवाता था, लेकिन उस वक्त भी और आज भी सियासी समझ बूझ रखने वाले अफराद ये जानते थे कि नैब सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और मुखालिफिन की लगामें कसने के लिए इस्तेमाल होता है या उनके विंग्स को क्लिप करने के लिए इस्तेमाल होता है। अवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं है। नैब की हकीकत कल भी अया थी और आज फिर से सरे बाजार अया हो रही है। ये वही नैब है जिसने नवाज शरीफ की चलती हुई हुकूमत को घर भेजने में बड़ा रोल प्ले किया। इसमें काम करने वाले ज़्यादातर ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूटर्स भी वही हैं जो माजी में नवाज शरीफ के खिलाफ मुबैना सबूतों का पलंदा लिए कभी इस अदालत तो कभी उस अदालत पेश होते थे। शायद इतनी जल्दी मौसम भी तब्दील नहीं होते जितनी जल्दी नैब तब्दील हो जाता है। हवाओं का रुख बदला, नवाज शरीफ दोबारा से गेम में वापस आए तो नैब भी बदला बदला महसूस हो रहा है। ये इदारा इस कदर बदल चुका है कि नवाज शरीफ की अपनी कानूनी टीम को इतनी जल्दी नहीं है जितनी नैब को नवाज शरीफ को तमाम केसेस में रिलीफ दिलवाने और मंजूर नज़र होने की जल्दी है। खुद अता तारड़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लीगल माइंड है, वो ये कह रहे हैं कि हम नैब की रिलीफ हासिल नहीं करना चाहते हैं, मेरिट के ऊपर केसेस के अंदर रिलीफ लेना चाहते हैं। नून लीग मेरिट के ऊपर केस को कंटेस्ट करना चाहती है, लेकिन नून लीग की लीगल टीम की अदालत में पहुंचने से पहले ही नैब के प्रोसिक्यूटर अदालतों में पहुंच जाते हैं। इन फुर्तियों को देखकर अदालतें, जजेस, मुखालिफ वकील सभी दांतों में उंगलियां दबाए बैठे हैं। इनकी फुर्तियां जरा मुलाहिजा करें कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत की तो अदालत ने नैब के नुमाइंदे से इस्तफसार किया कि नैब को जमानत में तौसीह पर कोई एतराज़ है, जिसका जवाब नैब के प्रोसिक्यूटर ने नफी में दिया। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब के पैनल से दोबारा इस्तफसार किया कि शरीयत के तकाजे पूरे करते हुए दोबारा पूछते हैं क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? क्या नैब ये कह रहा है कि नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम बरकरार है लेकिन नवाज शरीफ को छोड़ दे? इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने दोबारा कहा कि नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दोबारा इस्तफसार किया कि चेयरमैन नैब पाकिस्तान में है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने आगाह किया कि चेयरमैन नैब पाकिस्तान में ही है। नैब के इस रवैये और अदालत के सामने बयानात के बाद ही मौजूद जजेस के पास नवाज शरीफ को रिलीफ देने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब एक बार फिर इस केस की समाअत कल होने जा, इसमें अपील बहाली की दरखास्त होगी, लेकिन दूसरी तरफ से नैब कैसे रिस्पॉन्ड करता है बात करेंगे। साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुमताज़ माहिर कानून इरफान कातिब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इरफान कातिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लीगी कायद नवाज शरीफ की दोनों रेफरेंसेस के अंदर अपीलें बहाल करने की दरखास्त पर समाअत हो रही है। 26 अक्टूबर तक जमानत में तौसीह दी गई थी, अब कल समाअत होनी है। नैब का इस वक्त जो रवैया है वो तो खासा बदला बदला दिखाई दे रहा है। वो लग ही नहीं रहा कि वो ये वही पहले वाली नैब है जो आज काम कर रही है। तो ये कहेगा सर कि नैब रेफरेंसेस को वापस ले ले, अल अजीजिया या एवनफील्ड रेफरेंसेस को वापस ही ले ले, इसके कितने इम्कान देख रहे हैं आप? देखें, ये जो केस बनाया गया था अल अजीजिया का, एवन फील्ड का,
और फ्लैगशिप का, ये नैब ने नहीं बनाए थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाए थे। लिहाजा वो हाई कोर्ट का ये कहना कि ये नैब का रवैया बदल गया, नैब का नहीं बदला, ये सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की ये किया था सारा। तो लिहाजा अब अगर नैब समझ रही है कि उनको ये रेफरेंसेस वापस ले लेने चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ ले लेने चाहिए, तो नैब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इसमें यह कहना कि नैब का कोई कसूर है या कोई नैब में कोई तब्दीली आ गई है, तब्दीली नैब में नहीं आई, तब्दीली अब अदालतों में आ रही। सर, अगर नैब रेफरेंसेस वापस ले लेती है तो फिर तो अपीलों की बहाली की दरखास्त करने की भी जरूरत नहीं है। तो अच्छी बात है ना, वो उनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये तो सारी गलतियां जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो जो पनामा केस में ऑर्डर था वो सारा अब पता चल चुका है कि वो सारा इलीगल था। देखिए, एवनफील्ड रेफरेंस केस में मरियम बीबी की जो दरखास्त थी जिसमें आप काउंसिल भी थे, वो मेरिट्स के ऊपर कंटेस्ट की गई और उनकी बरियत हो गई। तो आपको नहीं लगता कि इसमें भी मेरिट के ऊपर कंटेस्ट करे इक्विटल हो जाएगा? काफी चांसेस है कल को तो फिर यही होगा कि नैब की तरफ से कोई सहूलत मुहैया की गई है मियां साहब को। नहीं 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 नहीं, देखें मरियम बीबी जो है ना, उनकी एक्विटल तो मेरिट्स पे हुई थी जी, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो पनामा केस में जो इलीगैलिटीज थी वो तो सारी मैंने हाईलाइट कर दी थी उनके सामने, और उन्होंने फिर जो रास्ता था वो मेरिट्स की तरफ गए, और चूंकि उसमें मेरिट्स में कुछ नहीं था, इसकी मेरिट्स में भी कुछ नहीं है, और नैब को चाहिए कि वो मेरिट्स देख ले, और अगर मेरिट्स नहीं है तो कोर्ट का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं, फिर उनको चाहिए कि रेफरेंसेस वापस लें और मामला खत्म हो। कोर्ट भी यही सवाल कर रही है ना नैब प्रोसिक्यूटर से, वो कह रहे हैं कि आपने अपील को परसू करना है या आप रेफरेंस वापस लेते हैं। तो कल इस पर जवाब भी कभी इम्कानात है कि नैब ये कह दे कि रेफरेंस वापस ले लेते हैं, तो फिर सवाल तो सादा सा उठेगा कि इससे पहले नैब की तरफ से जो फुर्तियां दिखाई गई और 100 से ज्यादा पेशियां मियां साहब ने भुगती। नहीं है प्लीज, नैब की कोई फुर्तियां नहीं, मैं इरफान साहब, मैं सवाल ये कर रहा हूं कि टैक्स पेयर का जो पैसा लगा इन केसेस को बनाने में, और फिर नैब भी ऑब्वियसली सरकार के टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, तो फिर वो जो सारा कुछ किया, तो वो तो फिर दैट रियली वेंट इन द वे। वो सुप्रीम कोर्ट जवाब देना उसका, वो जजेस जवाब देना जो पनामा बेंच में थे, उनका काम है जवाब देना। तो ये जवाब कौन लेगा सर? कौम का लगवाया, यानी आप मुझे बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर सकती है? आर दे इन्वेस्टिगेटर्स अपनी मर्जी की जीआईटी बना के, और उन्होंने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करके चेयरमैन नैब को ऑर्डर किया कि जी आप ये रेफरेंसेस फाइल कर दें। क्या नैब के लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती है चेयरमैन नैब को? चेयरमैन नैब की इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को एम्पेयर करके खत्म करके जबरदस्ती रेफरेंसेस फाइल कराए गए, तो टैक्स पेयर का तो सारा पैसा जो नुकसान हुआ वो उस ऑर्डर से हुआ सुप्रीम कोर्ट के, जिसकी वजह से कि ये सारा सुपर स्ट्रक्चर बिल्ट हुआ, ये हुआ था इसमें। ये बात आपकी दुरुस्त है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो मॉनिटरिंग जज भी मुकर्रर कर दिया था। अब मियां साहब ने तो ये कहा था कि इसके ऊपर वो एहतसाब का तकाजा करते हैं या मट्टी पाओ पॉलिसी नहीं चलेगी। तो आपके ख्याल में फिर ये कौन सवाल अब करेगा अगर मियां साहब भी नहीं करेंगे तो? हाँ, लेकिन मियां साहब ने अब ये भी तो कहा ना कि हम सबको माफ कर देंगे जी। तो ये तो सवाल आप मियां साहब से करें ना, मेरे से इतना थोड़ा पूछे। मैंने मुझसे जो पूछा मैंने आपको साफ तौर पे बता दिया। नहीं, वैसे आपको लगता है कि माफी के लायक है, या आपको लगता है कि नहीं ये एवेल्युएशन होनी चाहिए, ये डिटरमिन होना चाहिए? जजेस के साथ जिन्होंने ये फैसला दिया था उनके साथ यानी कुछ ये इतना ना करें कि उनको इतनी सख्ती करें कि उनको बाद में लोग उनको मजलूम समझे, लेकिन इस हद तक जरूर करें कि उनसे माफी जरूर मंगवाएं, माफी मांगनी चाहिए उनको। और इसमें कोई पॉलिटिकल स्टेक होल्डर ही रोल प्ले करेंगे या इदारा भी प्ले कर सकता है? कौन सा इदारा? मैं सुप्रीम कोर्ट, बस ये इदारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस थे, तो क्या इदारा इसमें रोल प्ले करेगा या आपको लगता है हुकूमत के करने का काम है? हाँ, मसलन मौजूदा चीफ जस्टिस जो है ये सारी चीज को इस पे एक सुओ मोटो नोटिस लेके बेंच पे ला सकते हैं कि ये पनामा में जो फैसला हुआ था ये क्यों इस तरह का हुआ था। वहां पे अगर 4-5 जजेस थे तो अब वो 10 जजेस को बना के इसको रिविजिट कर सकते हैं। तो और उसमें जो लोग कसूरवार हैं उनको वो कह सकते हैं कि भाई आप, जिस तरह जस्टिस डोगर से इन्होंने एक दफा माफी मंगवाई थी इफ्तिखार चौधरी ने, तो हालांकि जस्टिस डोगर का तो कसूर नहीं था उसपे, लेकिन यहाँ पे तो कम से कम ये जरूरी है कि आपने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक गलत तरीके से निकाल दिया था। तो इस हद तक जहाँ जजेस चले गए तो उसकी कोई ना कोई तो तलाफी होनी चाहिए ना। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपके वक्त के लिए।
15 अक्टूबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी भरकम कमी के बाद पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि यकम नवंबर से तेल की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान है, क्योंकि आलमी तौर पर तेल की कीमतों में आज दोबारा से कमी होना शुरू हो गई है। इसी वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। आलमी मार्केट में इस वक्त ब्रेंट क्रूड के मुस्तकबिल के सौदों में $1.66 या 2% फी बैरल कमी हुई है, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड की फी बैरल कीमत $88.07 हो गई है। अमरीकी तेल यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत $1.75 या 1% फी बैरल कम हुई है, जिससे अमरीकी खाम तेल की कीमत $83.74 फी बैरल हो गई है। 15 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के बाद खदशा पैदा हुआ था कि इसका असर आलमी मार्केट पर आएगा। ताहम इसका असर आलमी मार्केट तक पहुंचाने में जो तदारुक है उसकी कोशिशें भी की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि एज मच एज पॉसिबल इसका असर जो तेल की मार्केट है इंटरनेशनल उसके ऊपर ना पड़े, जिससे कभी इम्कानात हैं कि 1 नवंबर को जो मकामी मार्केट है पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें खासी कम हो जाएंगी। अब कितनी होंगी इसका तयन यकीनन जो समरी ओगरा की तरफ से भेजी जाएगी उसमें ही किया जा सकेगा। ताहम ये हिट एंड ट्रायल से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है तकरीबन 35-36 रुपये पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में कमी वाक़ई हो सकती है अगर कोई ब्रीदिंग स्पेस इंटरनेशनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में कमी से पैदा होती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।